पिछले वाले वीडियो में जो है हम लोग पढ़े थे न्यूटन्स का दोनों लॉ जो था, सेकेंड लॉ और फर्स्ट लॉ, उसको जो है हम बताए थे। इस वीडियो में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स का थर्ड लॉ। तो हेडिंग लगाइए, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? देखो, एवरी एक्शन फोर्सेस जो होता है, ठीक है, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी जो फोर्सेस होता है, कोई भी अगर किसी पर फोर्स लगा रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो हम पे एक फोर्स अप्लाई करता है, उसको रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। वो फोर्स जो होता है इक्वल और अपोजिट होता है। पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट क्या है कि एवरी एक्शन एंड एवरी एक्शन फोर्सेस देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, मतलब कोई भी अगर किसी पे फोर्स लगा रहे हैं तो वही फोर्स वो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में जो है उसी पर अप्लाई करता है। ये हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ। और भी इसमें कंडीशन है कि एक्शन रिएक्शन जो फोर्सेस होने चाहिए, ठीक है, वो एक साथ होना चाहिए। एक साथ मतलब अभी पता चलेगा। देखो, लिखो पहले, एक्शन या रिएक्शन फोर्सेस will occur simultaneously माने एक साथ जो है एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो है होगा। एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो होते हैं सेम नेचर में होनी चाहिए। एक्शन या रिएक्शन फोर्सेस विल बी सेम नेचर का होगा दोनों एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस। और एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो लग रहा है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस डिफरेंट बॉडी पे लग रहा है, विल एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। इन्हें कि एक ही बॉडी पे दोनों फोर्सेस लग रहा है ऐसा नहीं, अलग अलग बॉडीज पे लग रहा है, तब जो है वहां पे हम न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करेगा। जैसे एग्जांपल में समझो, ध्यान समझना। जैसे मान लो कि यहां पर एक ग्राउंड है, क्या है यहाँ पे ग्राउंड, और यहां पर एक एम मास का ऑब्जेक्ट इस पे रखा हुआ है, इस ग्राउंड पे। तो बताओ कि ग्राउंड का सरफेस जो है, वो इस एम मास के सरफेस पे क्या लगेगा? एक नॉर्मल रिएक्शन। और एम जी लगेगा किधर? नीचे। एम जी लगेगा नीचे, तो नॉर्मल इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू जी। नॉर्मल इक्वल टू हो जाएगा कितना? एम इंटू जी। क्योंकि नॉर्मल लग रहा है ऊपर की तरफ, एम जी लग रहा है नीचे की तरफ, ये ब्लॉक जो है कहीं नहीं जा रहा है, वहीं के वहीं है, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का। हमको जो है ये अभी नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। चलो देखो, ये नहीं लिख रहे हैं, पहले हम एन इक्वल टू एम जी जो है लिख रहे हैं, तो क्या ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे कर रहा है कि नहीं? तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एवरी एक्शन फोर्स देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सही बात। देखो, एम जी लगा इस ब्लॉक पर नीचे की तरफ, तो एक नॉर्मल रिएक्शन लग गया ऊपर की तरफ, ठीक है। एक एम जी जैसे ही नीचे की तरफ लगा, नॉर्मल रिएक्शन लग गया ऊपर की तरफ। सही बात है। लेकिन दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस विल अकर साइमल्टेनियसली। मान लो कि एक ही समय जो है दोनों एक साथ लग गया, ठीक है। लेकिन तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस विल बी सेम नेचर का होना चाहिए। ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो कांटेक्ट फोर्स होता है, ठीक है। अब ई एम जी जो है, ये कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स
ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है। बताओ दोनों सेम नेचर का है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो ये जो है न्यूटन थर्ड लॉ के तीसरे लॉ जो है, तीसरा पॉइंट, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस विल बी सेम नेचर, इसको ओबे ही नहीं किया। साथ ही साथ एक्शन रिएक्शन फोर्सेस जो होने चाहिए वो डिफरेंट बॉडीज पे लगना चाहिए, डिफरेंट बॉडीज पे। बताओ नॉर्मल रिएक्शन जो है वो ग्राउंड जो है बॉडी एम मास पे लगा है, नॉर्मल रिएक्शन एम मास पे ही लगा, और ग्रेविटी का फोर्स mg भी इस एम ही मास पे लगा। दोनों फोर्सेस जो है नॉर्मल और mg दोनों एम ही मास पे लग रहे हैं। तो यहाँ पर n और mg जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ का ओबे नहीं करेगा, थर्ड लॉ को ओबे नहीं करेगा। समझ में आया? थर्ड लॉ को ओबे नहीं करेगा। तो लॉ कौन सा लॉ जो है ओबे करेगा न्यूटन थर्ड लॉ को? अभी बता रहे हैं, समझो, अभी बता रहे हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से। यहां पर हमारा है सरफेस, यहां पर क्या है हमारा? सरफेस, ठीक है। लेट्स ये मान लेते हैं हमारा ग्राउंड है, और यहां पर एक एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे ऐसे एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है। अब इसके जो ब्लॉक का सरफेस है उसको ब्लू कलर से बना रहे हैं, देखो ब्लॉक का सरफेस जो है ब्लू कलर के बना रहे हैं, ठीक है ना, ये ब्लू कलर का बना रहे हैं ब्लॉक का सरफेस। और ब्लैक कलर का जो सरफेस है वो किसका है? हमारा ब्लैक कलर का सरफेस जो है किसका है? ये हमारा ग्राउंड का है। अब समझो ध्यान से, हम बताए थे कि जब भी जो दो ठो सरफेस जो है कांटेक्ट में रहे, जब भी दो ठो सरफेस रहे कांटेक्ट में, तो उस पे लगता है फोर्स। कौन सा फोर्स? नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स। कैसा फोर्स? नॉर्मल रिएक्शन का। तो जमीन जो है, ये जमीन ग्राउंड, वो इस एम मास के सरफेस को ऊपर की तरफ पुश करेगा। नॉर्मल रिएक्शन कैसा फोर्स था? एक परपेंडिकुलर फोर्स था, पुशिंग फोर्स था, पुश करने वाला फोर्स। तो ये जो जमीन है, जमीन जमीन ठीक है ना, जमीन जमीन का सरफेस को हम ब्लैक बनाया है, देखो ये जमीन का सरफेस जो है उस एम मास के सरफेस के माने ब्लॉक के सरफेस को ऊपर की तरफ पुश करेगा। चलो ध्यान से सुनो, यहां पर ब्लॉक को बना लेते हैं हम, ब्लॉक को बना लेते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से समझो। इस पे ये हमारा ब्लॉक बन गया, अलग कर लिया ब्लॉक को। तो ये जो यहां पे एक ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, इसको ऊपर की तरफ कोई ना कोई फोर्स है, दिस इज नॉर्मल, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, परपेंडिकुलर फोर्स से ऊपर की तरफ पुश किया है, दिस इज पुश्ड बाय ग्राउंड, ग्राउंड दिस इज पुश्ड बाय ग्राउंड। कौन पुश किया है इसको? ग्राउंड पुश किया है। किसको? इस ब्लॉक को, ठीक है, ग्राउंड के द्वारा जो है पुश किया गया, किसको? ब्लॉक को। लेकिन ध्यान से सुनो, ध्यान से, एक बात बताओ कि ग्राउंड का भी सरफेस जो है, ग्राउंड का सरफेस उसको भी तो पुश करेगा, कौन? वो ब्लॉक। क्यों? क्योंकि ग्राउंड का सरफेस भी ब्लॉक जो है, ब्लॉक का सरफेस भी ग्राउंड के सरफेस पे रखा हुआ है, कांटेक्ट में है, तो उसको भी जो है किसी न किसी फोर्स से मान लो पुश किया, दिस इज दिस नॉर्मल n1, इसको मान लो n2 मान लो, और ऊपर वाला को मान लो n1, ऊपर वाला को मान लो n1, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये जो हम ब्लू कलर से बनाए हैं, दिस इज पुश्ड बाय ब्लॉक सरफेस। ये ब्लॉक के सरफेस जो है ये ग्राउंड के सरफेस को पुश किया नीचे की तरफ। ध्यान से सुनना कि ये दोनों फोर्सेज जो होते हैं n1 और n2, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, इक्वल और अपोजिट। इक्वल और क्या होते हैं? अपोजिट। n1 और n2 जो होता है बराबर होता है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर, लेकिन डायरेक्शन वाइज अलग अलग। क्यों? क्योंकि n1 वेक्टर इक्वल टू माइनस n2 वेक्टर। वाई? बिकॉज n1 वेक्टर जो है वो कहाँ लग रहा है? ऊपर की तरफ, अब n2 वेक्टर कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ। ये दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट है, सही बात है। अच्छा, पहला लॉ जो है वही था, एवरी एक्शन फोर्सेस देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये दोनों फोर्सेस बराबर होते हैं। अच्छा, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस विल अकर साइमल्टेनियसली, दोनों पे नॉर्मल ही लगा है, सही बात है, एक ही समय लगा है। तीसरा पॉइंट है कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस विल बी सेम नेचर। देखो दोनों पे जो फोर्सेस लगा है, इस ब्लॉक के सरफेस पे नॉर्मल लगा है ग्राउंड, वो भी नॉर्मल ही है,
और जो ग्राउंड के सरफेस पे जो ब्लॉक का सरफेस लगाया है नॉर्मल, वो भी नॉर्मल ही है, फोर्स नॉर्मल फोर्स ही है। तो दोनों सेम नेचर का है, दूसरा लॉ भी ओबे हो गया। अगला है कि एक्शन रिएक्शन विल एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, अलग अलग बॉडीज पे लगना चाहिए। सही बात है। देखो ये ग्राउंड के सरफेस पे जो है, ये ब्लॉक के सरफेस पे लगा है, अब ये ग्राउंड के सरफेस पे लगा है, अलग अलग बॉडी है ग्राउंड और ब्लॉक, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पे लगा है। तो यहाँ पर ये जो फोर्सेस हैं, ये वाला फोर्सेस, ये वाला फोर्सेस, ये जो है कौन सा फोर्सेस है, हमारा न्यूटन्स लॉ को ओबे करेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ को, न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करेगा। क्लियर हुआ? न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करेगा। ठीक है, आया समझ में? तो न्यूटन्स थर्ड लॉ का ओबे करने वाला जो फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो हम तुमको अभी बता दी। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक ब्लॉक है, ठीक है, और एक और जो है ब्लॉक है, ब्लॉक है, ब्लॉक है, ठीक है, स्फेरिकल ब्लॉक है। अब यहाँ पे एक दूसरे के टच में है, तो इसके सरफेस जो है, इस सेकेंड वाला ब्लॉक का सरफेस, सेकेंड वाला ब्लॉक का सरफेस, मान लो फर्स्ट है अभी सेकेंड है, तो ई वाला सेकेंड वाला जो है, सेकेंड वाला वो फर्स्ट वाला को इधर की तरफ नॉर्मल लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा फोर्स परपेंडिकुलर सरफेस के, ठीक है, इधर नॉर्मल लगाएगा किस पे, वन पे, वन फर्स्ट वाले ब्लॉक के सरफेस पे, किसके द्वारा, सेकेंड के द्वारा। तो उसी तरह फर्स्ट वाला जो सरफेस है, ए वाला सरफेस, ए वाला सरफेस, ये जो है सेकेंड वाला को लगाएगा फोर्स एन, नॉर्मल फोर्स सेकेंड पर, किसके द्वारा, फर्स्ट के द्वारा। ये दोनों जो है N12 और N21 दोनों इक्वल और अपोजिट होंगे, ठीक है, और मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होंगे और वेक्टर वाइज अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, डायरेक्शन अपोजिट होगा। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में। ठीक है, चलो आगे जो है हम पढ़ने वाले हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, चलो तो हेडी लगा लो, फ्री बॉडी डायग्राम। देखो फ्री बॉडी डायग्राम है क्या, अभी बताते हैं। चलो फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? तो फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो सभी फोर्सेस का एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है, जो पूरे मासेस पे जो लगता है, पूरे फोर्सेस, उस फोर्सेस को एक डायग्राम के मदद से बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, या इसको ऐसे लिख दो एफबीडी, एफबीडी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। तो सिंपली क्या है, एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है किसका, ऑल द फोर्सेस, सभी फोर्सेस का, समझ गया ना, सभी फोर्सेस का क्या है, एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है। तो इस पॉइंट को लिखो कि द डायग्रामेटिकली representation of all the forces acting on the entire mass entire masses of object is called, क्या बोलते हैं उसको, फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो ये फ्री बॉडी डायग्राम क्यों बनाना जरूरी है, क्योंकि मान लो कि एक ट्रक मूव कर रहा है, तो क्या हम ट्रक का फिगर बना लेंगे, नहीं, ट्रक को एक पॉइंट मानेंगे, पॉइंट मान लेंगे कि ट्रक का मास 2000 kg है, तो एक पॉइंट मानेंगे, वो पॉइंट की जगह पे लिखेंगे 2000 kg, तो वो जो है एक पॉइंट फ्री बॉडी एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है ना। तो जैसे देखो कि मान लो कि एक सरफेस है, सरफेस पे एक एम मास पड़ा हुआ है, एम मास, ऐसे सरफेस पे एम मास पड़ा हुआ है, तो इस एम मास के ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, इसको दिखाने के लिए जो डायग्राम होगा उसको बोलेंगे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम। तो कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, देखो पहले तो इस एम मास के ऑब्जेक्ट पे हम डायग्राम बनाते हैं। देखो एम मास के ऑब्जेक्ट पे ये हमारा ग्राउंड है, तो एम मास पे कौन कौन सा लग रहा है, एक लग रहा है इस पे ग्रेविटी का फोर्स mg, और एक लगा होगा ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, जो कौन लगाया होगा, दिस इज पुश्ड बाई कौन, ग्राउंड, ग्राउंड पुश किया होगा ऊपर की तरफ,
इस m मास के ब्लॉक पे। और ये तो हो गया हमारा मास का बॉडी डायग्राम। और अगर मान लो कि ग्राउंड का बनाना है तो ग्राउंड के सिर्फ एक ही जो है नॉर्मल रिएक्शन कौन लगाएगा, दिस इज पुश बाय ब्लॉक सरफेस। ब्लॉक के सरफेस पे जो है ब्लॉक का सरफेस वो इसको नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा नीचे की तरफ। तो ये जो है इस m मास पे जितने भी फोर्सेस थे इसको एक डायग्राम की मदद से बताने का जो प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं, बोलो। ठीक है, अच्छा अगला देखो, एक और एग्जांपल, जैसे मान लो कि यहां पर एक इंक्लाइन प्लेन है, यहां पर एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, वो एंगल थीटा है। अब यहां पर एक m मास का ऑब्जेक्ट है, m मास का ऑब्जेक्ट है। बताओ कि पहले हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ किसका, पहले ब्लॉक का बनाओ और फिर इंक्लाइन प्लेन का बनाना। ड्रॉ APD ऑफ ब्लॉक एंड इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, ये क्वेश्चन है। APD बनाना है ब्लॉक का और इंक्लाइंड प्लेन का बनाना है, बिल्कुल बना देंगे, समझो। पहले जो है हम ब्लॉक का बनाते हैं। देखो ब्लॉक का देखो, ये हमारा ब्लॉक का सरफेस है, ब्लॉक का सरफेस है m मास का। इस ब्लॉक के सरफेस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर कौन लगाएगा, तो दिस इज पुश्ड बाय इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन लगाएगा। अरे इंक्लाइन प्लेन के सरफेस कांटेक्ट में है ब्लॉक के सरफेस के साथ, तो पहला जो है वो लग गया। अच्छा एक फोर्स और लगेगा, कौन सा, परपेंडिकुलर ग्रेविटी का फोर्स लगेगा। तो ये ब्लॉक का हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए, ग्रेविटी का फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, तो ये ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अच्छा अब हम इंक्लाइन प्लेन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो इंक्लाइन प्लेन के सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ कौन फोर्स लग रहा है, जैसे ब्लॉक का सरफेस पे इंक्लाइन प्लेन जो है नॉर्मल डायरेक्शन लगाया, उसी ब्लॉक का सरफेस इंक्लाइन प्लेन पे उसी परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा ऐसे, दिस इज नॉर्मल। ठीक है, ये हो गया हमारा किसके सरफेस पे, इंक्लाइन प्लेन के सरफेस पे, पुश बाय ब्लॉक। ये ब्लॉक का सरफेस जो है इसको लगाया फोर्स नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर। ठीक है ना, क्लियर हुआ। अच्छा एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल है, यहां पे समझना कि यहां पर एक हॉरिजॉन्टल दीवार है, वर्टिकल दीवार है, अब एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक इंक्लाइन प्लेन रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, और यहां पर एक ब्लॉक सटा के रखा हुआ है ऐसे, ऐसे, ठीक है, लेट्स दिस एंगल इज थीटा, ठीक है ना, और इसका मास दिया हुआ है हमारा m, मास दिया हुआ है m। सवाल है ये हमारा इंक्लाइन प्लेन, ठीक है ना, सवाल है ड्रॉ ए वीडियो जिसका एबीडी ड्रॉ किया जाए, बोले ड्रॉ करने के लिए, उसका आपको एबीडी ड्रॉ करके बताना है, ठीक है ना। और इस इंक्लाइन प्लेन का मास दिया हुआ है कैपिटल M, पहला एबीडी। ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक ये वाला स्फेरिकल ब्लॉक M, इस स्फेरिकल ब्लॉक M का जो है हमको फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाओ, ठीक है ना। अच्छा दूसरा इस पार्ट का हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, फर्स्ट पार्ट लिख लो, सेकंड पार्ट। तो इस फर्स्ट वर्टिकल वाल का एबीडी बनाओ। थर्ड नंबर है सेकेंड वर्टिकल वाल का
एफबीडी बनाओ। ठीक है, और थर्ड नंबर है हमारा इंक्लाइन प्लेन का हमको एफबीडी बनाओ। चलो 4 को क्वेश्चन है, चारों का बना के दिखाओ। बिल्कुल बना देंगे, देखो कैसे, ध्यान से समझना, ध्यान से देखो। पहले तो है हमको किसको बनाना है, इंक्लाइन प्लेन का बनाना है, सॉरी स्फेरिकल ब्लॉक का बनाना है, एम मास के। बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे। और इसका सेंटर मान लो यहाँ पर है, तो देखो पहले जो है हम इसका ऐसे बना लिया स्फेरिकल। ध्यान से देखो, यहाँ पे वाल था ऐसे, तो वाल जो है वो ऐसे पुश करेगा इसको ऐसे, इस डायरेक्शन में, जो कहाँ से पास होगा, सेंटर से। पहले ही बता चाहिए स्फेरिकल बॉडी के लिए जो नॉर्मल रिएक्शन होती है पास करती है कहाँ से, सेंटर से, N1। ठीक है, उसी तरह एक वाल सरफेस ऐसे था यहाँ पे ऐसे, तो एक सरफेस जो है ऐसे वाल जो है ये वाला यहाँ पे टच में था, ऐसे टच में था ना, ऐसे था टच में, ऐसे था टच में, तो ई जो है इसको पुश करेगा, लेट्स N2। और mg लगे जो है इसको लगेगा किधर, mg नीचे की तरफ, mg लगेगा नीचे की तरफ। ठीक है, ये होगा किसका, हमको एम मास का, एम मास का। दूसरा जो है वो बनाना है किसका, फर्स्ट वाल का। तो ध्यान से देखो कि फर्स्ट वाल यहाँ पर है ऐसे, फर्स्ट वाल यहाँ पर ऐसे। अब एक बात बताओ कि फर्स्ट वाल जो है वो इस स्फेरिकल बॉडी को नॉर्मल लगाया, इसके कांटेक्ट में था सरफेस ये वाला, तो इधर, तो वही ये जो सरफेस है, कौन सा सरफेस, ये जो नॉर्मल है N1 आया, N1 कौन लगाया है, N1 पुश बाई ये फर्स्ट वाल, पुश्ड बाई फर्स्ट वाल, फर्स्ट वाल जो है पुश किया है। ठीक है, ये वाला जो वाल है फर्स्ट वाल जो है इसको पुश किया आगे की तरफ। तो उसी तरह ध्यान से सुनना, ये जो वाल है किसका, सरफेस इस स्फेरिकल बॉडी का, वो जो है इस वाल पे जस्ट वही फोर्स लगाएगा, रिएक्शन फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स N1 लगाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे फोर्स E इस पे लगाया वैसे ही वही नॉर्मल रिएक्शन जो है इस पे लगेगा। दिस इज पुश बाई ब्लॉक, ये ब्लॉक का सरफेस स्फेरिकल ब्लॉक जो है ये इसको लगाएगा। अच्छी बात है, तो इस पे फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए इसका, फर्स्ट वाल का। सेकेंड वाल ए है, सेकेंड वाल जो है ए वाला है, सेकेंड वाल को हम थोड़ा सा नीचे बना रहे हैं, देखो ऐसे, सेकेंड वाल हमारा ए वाला है ऐसे, वो सेकेंड वाल ए ना है, सेकेंड वाल ए वाला है, देखो ये तो इंक्लाइन प्लेन है। ये सेकेंड वाल जो है ए वाला, सेकेंड वाल नीचे वाला, ये जाना चाहेगा किधर, ये जाना चाहेगा नीचे। जैसे ही सेकेंड वाल जाना चाहेगा नीचे, तो ग्राउंड के, ग्राउंड है हमारा नीचे ग्राउंड, तो इंक्लाइन प्लेन पे लग जाएगा फोर्स किधर, जैसे ही जाना चाहेगा ये जो है जाना चाहेगा नीचे, तो ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड इंक्लाइन प्लेन को ऊपर देगा धक्का, ऊपर की तरफ, लेट्स एंड एस देगा धक्का, और ये किस पे लगा, इंक्लाइन प्लेन पे लगा। तो ग्राउंड जो है, ग्राउंड ये हमारा ग्राउंड है, तो उस पर भी लगेगा फोर्स एंड एस नीचे, और इसका इंक्लाइन प्लेन का मास m है, तो mg जो है इसको नीचे की तरफ होगा, ग्रेविटी वाला भी। तो इंक्लाइन प्लेन पे ये दो जो है फोर्सेस है, एंड एस ऊपर की तरफ और mg, तो वही इंक्लाइन प्लेन का सरफेस नीचे वाला जो है सेकेंड वाल, ये वाला सेकेंड वाल वो क्या करेगा, नीचे की तरफ पुल करेगा एंड एस से ग्राउंड को। ये जो है पुल बोल रहे हैं, पुश बाई कौन, इंक्लाइन प्लेन का सरफेस। अब ये जो एंड एस है ये क्या है, पुश बाई ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड का सरफेस जो है ऊपर की तरफ लगाया इसको। अभी तो mg ग्रेविटी का है क्योंकि मास था। अच्छा, अब इंक्लाइन प्लेन पे एक और फोर्स है, देखो यहाँ पर N1 जो है N2 ए वाला सरफेस, वो इसको पुश किया ऊपर की तरफ, तो इसका सरफेस जो है यहाँ पे जो टच में था यहाँ, ये इसको नीचे की तरफ पुश करेगा, वही फोर्स N2 से। अब ये फोर्स जो है पुश बाई ब्लॉक का सरफेस जो है इसको पुश किया नीचे की तरफ N2, और उसी तरह E जो है पुश बाई इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन जो है इसको N2 ऊपर की तरफ पुश किया, और स्फेरिकल बॉडी के लिए नॉर्मल कहाँ से पास करता है, आपको सेंटर से पास करता है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया ना। अच्छा,
एक पॉइंट यहां पर हम बताने वाले हैं, ठीक है, या छोड़ो आगे चल के बता देंगे उस पॉइंट को। एक और पॉइंट, एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल ध्यान से बनना। जैसे मान लो कि यहां पर 2 ठो ऐसे वाल है, ठीक है, और ये वाला जो है सरफेस ऐसे टच में है, और यहां पर एक स्फेरिकल बॉल जो है फंसा हुआ है ऐसे। ऐसे फंसा हुआ है, स्फेरिकल बॉल फंसा हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। ये वाला एंगल जो है अल्फा है, वो एंगल बीटा है। अब सवाल है, ई एम मास का है, सवाल है ई 2 ठो इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन 1, इंक्लाइन प्लेन 2। सवाल है हमारा ड्रॉ एबीडी ऑफ, पहला नंबर है, पहले ब्लॉक एम का बनाओ, ब्लॉक एम स्फेरिकल ब्लॉक है वो लिख लेना, और इंक्लाइन प्लेन 1 का बनाओ और इंक्लाइन प्लेन 2 का बनाओ। चलो बना के दिखाओ इतना, ठीक है, बना के कॉपी में रखो, चेक कर लेते हैं। यहां पे समझो, बना लिया होगा। चलो देखो, सबसे पहले हम जो है ब्लॉक का बनाते हैं। देखो यहां पे ब्लॉक है, ऐसे ब्लॉक है, ठीक है ना। यहां पे समझो, यहां पे सरफेस जो है इस सेंटर है इसका, इसका सरफेस जो है ऐसे टच में था, ऐसे इसका सरफेस टच में था, तो इस पे एक नॉर्मल लगाएगा ऊपर की तरफ ऐसे, ऐसे जो परपेंडिकुलर होगा ऐसे, लेट्स दिस नॉर्मल इज n1। तो उसी तरह यहां पर भी सरफेस जो था ऐसे, यहां पर भी थोड़ा सा हम हटा के बनाए हैं, यहां पर भी वो सरफेस टच में था, तो ए वाला सरफेस जो है ये इंक्लाइन प्लेन का सरफेस, इसको लगाएगा ऐसे नॉर्मल n2, और इसका सेंटर पे फोर्स लगेगा ग्रेविटी का mg नीचे, ठीक है। ये हो गया हमारा किसका, ब्लॉक का एबीडी, ब्लॉक का। अच्छा, इंक्लाइन प्लेन का भी एबीडी बनाना है हमको। तो देखो कि ये सरफेस जो है, ये सरफेस वो इंक्लाइन प्लेन को वही नॉर्मल जो है पुश करेगा इस डायरेक्शन में n1, इंक्लाइन प्लेन को, ठीक है ना, और वही वही ये जो सरफेस है वो इंक्लाइन प्लेन को वही नॉर्मल से पुश करेगा n2 से इधर परपेंडिकुलर इंक्लाइन प्लेन को। तो ये जो है पुश बाई ब्लॉक, ये भी क्या है, पुश बाई ब्लॉक, ब्लॉक जो है इसको पुश किया। लेकिन n1 जो है वो क्या है, पुश बाई इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन क्या था, इंक्लाइन प्लेन 1 था, क्या नाम दिया था इसका, इंक्लाइन प्लेन 2, इंक्लाइन प्लेन 2, पुश बाई इंक्लाइन प्लेन 2, और ये जो है n2 पुश बाई इंक्लाइन प्लेन 1 था, पुश बाई इंक्लाइन प्लेन 1। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। तो इस तरीके से जो है हम एबीडी बनाते हैं। एक और सवाल, एक और सवाल, ध्यान से समझना, ध्यान से। जैसे मान लो कि यहां पर एक स्ट्रिंग है, क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बारे में बताए थे कि टेंशन खिंचाव का फोर्स होता है, और यहां पर एक m मास का ब्लॉक लटका हुआ है, m मास का ब्लॉक लटका हुआ है, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनना, ध्यान से। मान लो कि इसका मास है थोड़ा सा, स्ट्रिंग का मास है m डैश, स्ट्रिंग का मास क्या है m डैश। अब सुनो होगा क्या, होगा क्या, होगा क्या कि सबसे पहले हम ब्लॉक का बनाते हैं, ब्लॉक, ब्लॉक का बनाओ। तो ब्लॉक का बना रहे हैं तो ध्यान से देखो, इस m मास के ब्लॉक के पास mg जो है नीचे की तरफ लगेगा। जैसे ही ब्लॉक जाना चाहेगा नीचे, तो रस्सी जो है तन जाएगा, रस्सी तन जाएगा, तो ये ब्लॉक जो है इस रस्सी को अपनी तरफ खींच रहा है नीचे अपनी तरफ, दिस इज पुल बाई ब्लॉक। ये जो
ये जो पुल कर रहा है नीचे की तरफ स्ट्रिंग को, पुल बाय ब्लॉक ऑफ स्ट्रिंग को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है अपने तरफ नीचे। ये ब्लॉक जाना चाह रहा है ग्रेविटी के कारण नीचे, तो ये जो स्ट्रिंग है उसको नीचे की तरफ पुल किया, और जो जिस फोर्स से उसको पुल किया उसका का नाम क्या होता है, टेंशन फोर्स। समझ में आया? ये हमारा ऊपर की तरफ लग गया क्या, टेंशन फोर्स। लेकिन ध्यान से देखो कि जैसे ही ये जो है स्ट्रिंग जाना जाएगा नीचे, नीचे इसको खींच रहा है, तो स्ट्रिंग पे अगर हम डायग्राम बनाते हैं, स्ट्रिंग का एबीडी, तो देखो स्ट्रिंग पे एक फोर्स लग जाएगा नीचे की तरफ टी, क्योंकि स्ट्रिंग को खींचेगा कोई नीचे की तरफ, तो स्ट्रिंग भी उसको अपनी तरफ खींचेगा बाय एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, स्ट्रिंग जो है अपनी तरफ इसको क्या करेगा, खींचेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, अच्छा, और इसका मास जो है m' दिया हुआ है, तो m' भी नीचे की तरफ लगेगा फोर्स m'। ठीक है, और जैसे ही m' नीचे की तरफ लगा इसका स्ट्रिंग का मास के कारण, तो जैसे ही स्ट्रिंग जाना चाहेगा नीचे, तो इसको जो है सेलिंग इसको अपनी की तरफ खींचेगा, ये जो है ऊपर की तरफ स्ट्रिंग इसको ऊपर की तरफ खींचेगा, कितना, t' से, टेंशन से। तो बताओ कि यहाँ पे t' इक्वल टू क्या लिख सकते हो, m' और प्लस कितना t, t' इक्वल टू m' प्लस t, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। लेकिन अगर स्ट्रिंग जो है मासलेस हुआ, स्ट्रिंग कैसा हुआ, मासलेस या आइडियल हुआ, ये सवाल में दिया रहेगा, मासलेस माने मास नहीं है, तो m' का वैल्यू 0 हो जाएगा, m' का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। जैसे ही m' का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इस केस में m' का वैल्यू 0 होने के कारण t' का वैल्यू जो है किसके बराबर हो जाएगा, t के बराबर हो जाएगा। मतलब रस्सी के हर एक पॉइंट पे टेंशन क्या हो जाएगा, सेम, जब स्ट्रिंग मासलेस हो जाएगा तो यहाँ पर इसको ऊपर की तरफ खींचेगा टेंशन t से, तो इसको भी नीचे की तरफ खींचेगा टेंशन t से। ठीक है, समझ में आया? तो स्ट्रिंग जो है क्या हो जाएगा, अगर मासलेस हो गया तो हर एक पॉइंट पे टेंशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, हर एक पॉइंट पे टेंशन t हो जाएगा। क्लियर हुआ? और मासलेस नहीं हुआ तो इस तरह से हम निकालेंगे। ठीक है, समझ गया ना? चलो एक और सवाल देते हैं, देखो एग्जाम्पल। जैसे मान लो कि यहां पर एक इंक्लाइन प्लेन है, ऐसे। अब ध्यान से सुनना कि यहां पर एक m मास का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ऐसे, और यहां पर एक वर्टिकल वाल से इसको एक रस्सी के सहारे, मासलेस रस्सी के सहारे, ये जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है मासलेस स्ट्रिंग है। मासलेस स्ट्रिंग का मतलब अभी तुरंत बता दिए, इसका मास नहीं रहेगा, आइडियल स्ट्रिंग है। ऐसा स्ट्रिंग होता नहीं है, लेकिन सवाल फिजिक्स के सवाल में कुछ मिल जाएगा। और ए एंगल जो है मान लो थीटा है। सवाल है हमको कि ड्रॉ एबीडी ऑफ, अब ए जो है जमीन पे पड़ा हुआ है इंक्लाइन प्लेन, एबीडी ऑफ ब्लॉक एम एंड इंक्लाइन प्लेन, ये दोनों का एपीडी बना के दिखाओ हमको। बिल्कुल बना देंगे, देखो यहां पे समझना, आराम से समझना है, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक काम करते हैं कि यहां पर ब्लॉक को बना लेते हैं। बताओ सबसे पहले इसका ग्रेविटी का फोर्स लगेगा नीचे की तरफ mg लगेगा नीचे की तरफ, ये एंगल कितना है, थीटा, mg लगेगा नीचे की तरफ। अब बताओ कि इसका जो सरफेस था इंक्लाइन प्लेन का सरफेस, वो इसको ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुश करेगा, ऊपर की तरफ ऐसे नॉर्मल से, दिस इज पुश बाय इंक्लाइन प्लेन, परपेंडिकुलरली पुश करेगा ऐसे, परपेंडिकुलरली। और ये हमारा वर्टिकल लाइन है जिसके अलोंग ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हम और इसको बढ़िया से बना देते हैं। देखो ऐसे, ये जो है ऐसे नॉर्मल इसको ऐसे की तरफ पुश करेगा ऐसे। ठीक है, नॉर्मल पुश बाय इंक्लाइन प्लेन। और यहां पर एक और बना देते हैं वर्टिकल लाइन, ध्यान से सुनना, ये जो नॉर्मल है ये पुश बाय इंक्लाइन प्लेन है। अब देखो ध्यान से समझना, ध्यान से, ई थीटा, ये कितना 90, ये थीटा, ये 90, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा।
अब टोटल 90 बनना चाहिए, टोटल क्या बनना चाहिए, यहाँ पे 90 बनना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ई थीटा हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से थीटा। मतलब ध्यान से देखो कि जो एंगल इंक्लाइन प्लेन के साथ बन रहा है, जो एंगल इंक्लाइन प्लेन जो है ग्राउंड के साथ बना रहा है, वही एंगल नॉर्मल रिएक्शन जो है वो वर्टिकल के साथ बना रहा है। समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हम बोलना चाह रहे हैं? हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो एंगल इंक्लाइन प्लेन जो है वो ग्राउंड के साथ बना रहा है, वही एंगल जो है, देखो इंक्लाइन प्लेन ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। तो वही एंगल जो है थीटा वो किसके साथ बन रहा है, नॉर्मल रिएक्शन और वर्टिकल के साथ। ये वर्टिकल है, वर्टिकल लाइन, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को लिख लो, हमेशा काम आने वाला है कि जो एंगल इंक्लाइन प्लेन ग्राउंड के साथ बनाएगा, ग्राउंड के साथ बनाएगा, वही एंगल कौन, वही एंगल नॉर्मल रिएक्शन किस पर, नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल के साथ बनाएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स कर दिए, साथ बनाएगा, ठीक है ना। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। समझ में आया? जैसे देखो ऊपर हम दो एग्जांपल किए थे यहाँ पे, तो देखो ध्यान से कि ये जो इंक्लाइन प्लेन था, यहाँ पे तुमको समझा देते हैं, यहाँ पे वही काम करके दिखा देते हैं एक बार और। यहाँ पे क्वेश्चन में ही देखो ई अल्फा है और यहाँ पर सेंटर था, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था इधर N1, मान लो इधर लग रहा था N2। हमको जो अलग अलग माने होंगे तो सुधार लेना, क्या माने थे, N1 और N2 उल्टी मान ली। देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे था हमारा क्या था, N1 और N2, ये हमारा है N1, ये हमारा N2। अब ये हमारा वर्टिकल है, ध्यान से समझना। इस पे ग्रेविटी लग रहा था mg नीचे। देखो यहाँ पे ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा। यहाँ पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप देंगे अगर ऐसे, तो ई अल्फा ई 90 माइनस अल्फा। अब इसको थोड़ा सा आओ आगे करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, अल्फा। अब ई अल्फा तो ये भी कितना, अल्फा। अब ई अल्फा तो ये भी कितना, अल्फा। ये भी कितना, सॉरी ई अल्फा को लिख दिया, ए वाला कितना होगा, देखो देखो ई वर्टिकल लाइन और ई लाइन हो गया, देखो ई वर्टिकल लाइन और ई लाइन हो गया, सेम लाइन है, सेम लाइन जो वर्टिकल के साथ यहाँ अल्फा बना रहा है, तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी कितना होगा, अल्फा होगा। अरे दो ठो पैरेलल लाइन है, अभी एंगल जो है ए वाला वो इसके बराबर होगा कि नहीं, बिल्कुल बराबर होगा। उसी तरह देखो ध्यान से कि यहाँ पे ये बीटा, ये 90, ये बीटा है तो ये 90 माइनस बीटा होगा। अब अगर यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें जो नॉर्मल है N1, तो ये हो जाएगा बीटा हो जाएगा, ये बीटा तो ये भी कितना, बीटा। अब देखो यहाँ पे दो ठो लाइन है, ये बीटा बना रहा है तो ये भी कितना बनेगा, बीटा। तो यहाँ पे बनेगा बीटा। देखो जो लाइन एंगल जो है इंक्लाइन प्लेन जो है ग्राउंड के साथ बना रहा था, वही एंगल नॉर्मल रिएक्शन जो है वर्टिकल के साथ बना रहा है, N2 जो है ये वर्टिकल के साथ बना रहा है। क्लियर हुआ ना? तो वही चीज़ हम तुमको यहाँ पे सिखाना चाहते हैं, तो इस पॉइंट को लिख लो, लिख लिया ना, समझ में आया? तो ये जो है ग्राउंड पे, ये किस पे बनाए हम, ये जो डायग्राम बनाए वो किस पे बनाए हम, ये डायग्राम बनाए किस पे, ब्लॉक पे। अब हम इंक्लाइन प्लेन में बनाते हैं, तो इंक्लाइन प्लेन पे वही नॉर्मल रिएक्शन जो है और नीचे की तरफ कौन लगा देगा, ब्लॉक लगा देगा। दिस इज पुश बाय ब्लॉक। क्लियर हुआ? पुश बाय ब्लॉक, ब्लॉक जो है नीचे की तरफ लगा देगा इस ग्राउंड इंक्लाइन प्लेन पे। क्लियर हुआ? चलो एक और है, बच गया, पुली के लिए। ध्यान से देखो, पुली वाला भी जो है एग्जाम में सवाल पूछता है, तो इसके बारे में तो डिटेल में पढ़ने वाले हैं, फिलहाल अभी समझ जाओ। देखो एक स्मूथ पुली दिया हुआ है, एट वुड मशीन बोलते हैं इसको, ठीक है। और अब क्या किया गया कि इस पे एक धागा स्ट्रिंग लपटा गया, ऐसे,
ठीक है, और दो ठो मास बांध दिया गया, दो ठो मास बांध दिया गया, लेट्स m1 और लेट्स m2, और इसको जो है हिंज करके बांध दिया गया। स्मूथ पुली है, स्मूथ सिलेंडर होगा या कुछ होगा हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ पे इसको कोई चीज से बांध दिया गया स्मूथ। ये हमारा स्मूथ पुली है, और स्मूथ है इसका सरफेस। कैसा सरफेस है? स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस। और स्ट्रिंग जो है मासलेस है, मासलेस स्ट्रिंग है, ठीक है। यहाँ पे हिंज है, हिंज मैंने कांटी ठोक के को लटकाया गया होगा, ठीक है। और ये जो इस पे स्ट्रिंग रैप है, स्ट्रिंग इस पे ऐसे जो है रखा हुआ है, रैप किया हुआ है, स्ट्रिंग रैप्ड। चलो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ड्रॉ ए वीडियो, पहला ए वीडियो पहला है, m1 एंड m2 दूसरा, m1 एंड m2 दूसरा है। m1 और m2 का क्या बनाना है? एबीडी बनाना है। ड्रॉ एबीडी ऑफ, वही पुली, पुली का एबीडी बनाओ। सब बना देंगे, टेंशन नहीं लेना है, आराम से समझो। यहां पे एक बात बताओ कि पहले हम m1 का बना रहे हैं, m1 का देखो, m1 पे ग्रेविटी का फोर्स आएगा नीचे की तरफ, m1g, सही बात है। जैसे ही m1g नीचे की तरफ लाएगा तो ये जाना चाहेगा m1 नीचे, तो ऊपर जो है इसको स्ट्रिंग को खींच देगा नीचे की तरफ, ठीक है, किसी ना किसी टेंशन टी से, मान लो टेंशन टी होगा। तो ये हो गया हमारा किसका डायग्राम? m1 का। उसी तरह m2 है, m2 जाना चाहेगा m2g से नीचे ग्रेविटी से, तो ऊपर ना किसी जो है इसको खींच देगा किसी ना किसी फोर्स से, ऊपर की तरफ पुल करेगा। कौन? ये m2 मास जो है इस स्ट्रिंग को अपने की तरफ पुल करेगा, ऊपर वाले स्ट्रिंग को। कौन? ये स्ट्रिंग, इधर वाला पार्ट वाला, किसी ना किसी से उसको भी बोलेंगे टेंशन टी। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग जो है मासलेस है, तो मासलेस है तो हर एक जगह टेंशन क्या होगा? बराबर होगा। तो ये हो गया हमारा m1 और m2 का एपीडी। दूसरा है पुली का। देखो पुली का बनाना है, ध्यान सुनना, ध्यान से, पुली का बनाना है। तो जहां पे हिंज है, हिंज जो है किसी से ठोका होगा तो इस पे कांटी का फोर्स लग रहा होगा, ऊपर कांटी लगा रहा होगा, कांटी से कोई ठोका हो गया होता, ऊपर की तरफ एक हिंज फोर्स लगेगा ऐसे, ठीक है। अच्छा, इस पुली पे दो ठो धागा ऐसे लटकाया गया है, ध्यान से देखो, ध्यान से, ध्यान से समझना। ये ब्लॉक जाना चाहेगा नीचे की तरफ, तो पुली जो है इसको m मास जो है स्ट्रिंग को खींचेगा इधर टेंशन T1 से, तो ये जो स्ट्रिंग है इसको भी ऊपरी तरफ खींचेगा, एक्शन रिएक्शन पेयर, तो इसको भी टेंशन T से खींचेगा, और इसको भी टेंशन किससे खींचेगा? ऊपर की तरफ T से, ठीक है। समझ में आया? एक बात और बनाना, याद रखना कि जहां पे अगर टेंशन बनाना हो तो वहां पे खड़ा होकर क्या कर देना है? एक छाता खोल देना है बस, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे टेंशन बनाना है तो यहाँ पे खड़ा होकर क्या कर देना है? छाता खोल देना। यहाँ पे टेंशन बनाना है, यहाँ पे खड़ा होकर क्या कर देना है? छाता खोल देना। तो टेंशन हमेशा पुलिंग फोर्स है। ये स्ट्रिंग जो है जाना चाह रहा है नीचे, तो ये मास जो है इस स्ट्रिंग को नीचे खींचा, कोई ना फोर्स से पुल किया अपनी तरफ, उस फोर्स को नाम दे दिया टेंशन। तो उसी तरह स्ट्रिंग को जो है ऊपर की तरफ, ऊपर वाला पार्ट वाला स्ट्रिंग खींचेगा ऊपर की तरफ, उसको बोलेंगे हम टेंशन टी। सेम स्ट्रिंग, एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा किसके बारे में? एफबीडी के बारे में। अगले वीडियो में जो है हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में, कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, या बैलेंस फोर्स क्या होता है, और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।